तो फ्रेंड्स, आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं हिंदी में उनकी चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही कम विद्यार्थी उनको याद करते हैं या पढ़ते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, लगभग 40 प्रश्न हैं जो आपके लिए लेकर लाए हैं। अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो अच्छे खासे प्रश्न आपको फंस सकते हैं, फंस जाएंगे, 100% फंसेंगे, क्योंकि ये लास्ट 3 ईयर से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है प्रकृत चित्रण, ईश्वर वंदना, युद्धों का सजीव वर्णन, मुक्तक काव्य। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका का सही हो जाएगा, प्रकृति चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? हुंकार, रश्मिरथी, चित्राधार, रेणुका। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें जैसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, और बहुत बच्चे क्या देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, और बस जो है उस पर किसी एक पे लगा दिया जल्दी में। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है, आप किसका जवाब दे रहे हैं। तो इसमें पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गा, चित्राधार। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यामा रचना है। यामा है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, अज्ञेय की, सुमित्रानंदन पंत की। तो महादेवी यामा है वो महादेवी वर्मा ने लिखी थी, तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। यहाँ पे फिर से आया है नहीं है, तो ये रचनाएं दी गई हैं पल्लव, वीणा, रसवंती, लोकायतन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गा, जो रसवंती है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, अपरा, झंकार। तो जो आंगन के पार द्वार है ये अज्ञेय जी ने लिखी थी, अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, हरी घास पर छड़बर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कम से कम 5-6 बार पूछा जा चुका है। हरी घास पर छड़बर कृति निम्न में से किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्रा की, बालकृष्ण शर्मा की, अज्ञेय की, या नागार्जुन की? आंसर दीजिए अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गा, हरी घास पर छड़बर, ये अज्ञेय जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य लहरी के रचयिता हैं, आपको पता होना चाहिए ये प्रश्न का आंसर। साहित्य लहरी के रचयिता तुलसीदास, सूरदास, कबीर, आचार्य केशव दास। इसका आंसर हो जाएगा आपका सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, या आधुनिक काल को? जो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल को। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल का एक अन्य नाम है। आदिकाल को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम बताना है आपको। सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, स्वर्ण काल, या अलंकृत काल? आंसर दीजिए अगर आपको आंसर आता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका का, सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, या शुक्ल युग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। जो मैथिली शरणगुप्त जी थे वो द्विवेदी युग के कवि थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था। इसका जो आंसर है वो है
का तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 12। पपीहों की वह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? पपीहों की वह पीन पुकार भारतेंदु की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गा, सुमित्रा नंदन पंत की। इसका आंसर हो जाएगा आपका गा, सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 13 है, हारे को हरिनाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या मुक्तिबोध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका का रामधारी सिंह दिनकर हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। अज्ञेय की रचना है। ये यहाँ पे आपको रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की है। कुरुक्षेत्र, हरी घास पर छड़बर, रश्मिरथी, हुंकार। ये आ भी चुका है प्रश्न एक बार ऊपर, उसमें पूछा गया था कि हरी घास पर छड़बर किसकी रचना है, यहाँ पे पूछ दिया अज्ञेय जी की कौन सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, हरी घास पर छड़बर अज्ञेय जी की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रेणुका पर, बृहस्पति पर, उर्वशी पर या श्यामधेनी पर? आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका गा, उर्वशी पर। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है हमारा 16। लहर के रचनाकार हैं। लहर के रचनाकार, ये तो आपको पता ही होगा कि लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी के साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? आदिकाल को, भक्तिकाल को, रीतिकाल को या आधुनिक काल को? आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। भक्तिकाल जो है इसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 18। कामायनी रचना है। कामायनी किसकी रचना है? इसका भी आंसर आपको पता होगा कि कामायनी जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप टिक कर लीजिएगा। कितनी नावों में कितनी बार ये काव्य कृति है, किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की, हरिवंश राय बच्चन की, गिरिजा कुमार माथुर की या सुमित्रा नंदन पंत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की। कितनी नावों में कितनी बार? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला प्रश्न है हमारा 20वां। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर या अतिमा पर? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गा। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था? चिदम्बरा पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पे। अगला प्रश्न है हमारा 21। पृथ्वीराज रासो अवमो प्रधानता है श्रृंगार रस की, वीर रस की, शांत रस की, हास्य रस की? यहाँ पे प्रश्न में गड़बड़ी हो गई है। जहाँ पे प्रश्न होगा पृथ्वीराज रासो की रचनाओं में प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो ने जो रचनाएं की हैं उनमें किस चीज की प्रधानता सबसे अधिक है, ये पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न। श्रृंगार रस की, वीर रस की, शांत रस की या हास्य रस की? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाँ, वीर रस की प्रधानता उसमें सबसे ज्यादा है। वीर रस का ज्यादा वर्णन किया है पृथ्वीराज रासो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है हमारा, वीर गाथा काल के प्रमुख विशेषता है। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव वर्णन चित्रण या मुक्तक काव्य रचना? आपको आंसर देना है जल्दी से। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है
तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गा, युद्धों का सजीव चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है हमारा। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? कबीर जी जो दोहे लिखते थे उनको किस नाम से जाना जाता है? दोहा, शब्द, साखी, पद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गा, साखी। कबीर जी के दोहों को साखी नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा, वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के कवि हैं, कवियों के नाम दिए, इनमें से कौन सा कवि ऐसा है जो वीर गाथा काल का है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चंदबरदाई। अगला प्रश्न देखते हैं हम, आदिकाल का वीर गाथा काल नाम दिया गया। आदिकाल को जो वीर गाथा काल नाम दिया गया वो किस कवि के द्वारा दिया गया, किस लेखक के द्वारा दिया गया, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधु ने? तो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। अगला जो प्रश्न है हमारा 26, हिंदी की प्रथम रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी की प्रथम रचना, दोहा कोश, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, भारतेश्वर बाहुबली रासो। इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रावकाचार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप नोट कर लीजिएगा इसे नोट्स में अपने। अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? यहाँ पे जो काव्य दिए गए हैं इनमें से कौन सा काव्य भक्ति काल का महाकाव्य है? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज रासो। इसका आंसर हो जाएगा आपका रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 28, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 29 है हमारा। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुकाराम, आत्माराम, सीताराम, राम बोला। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राम बोला। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, प्रश्न नंबर 30 है। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका है वो किस भाषा में लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न लगभग इंपॉर्टेंट हैं। तो विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा गया, जल्दी से बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पास बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। मैं हिंदी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो आपको जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न का उत्तर बताइए, विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, भोजपुरी, ब्रज या खड़ी बोली? इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है भूषण को, केशव दास को, बिहारी लाल को या धनानंद को? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका खा, केशव दास को। अगला प्रश्न देखते हैं हम, छायावाद के मुख्य विशेषता है। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो छायावाद में जो है वो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण सबसे ज्यादा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 33, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। कामायनी महाकाव्य है उसमें सर्गों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे 9, 12, 15 या 17। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15।
कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, सरोज स्मृति की रचना है। दिनकर सरोज स्मृति की रचना है, किसकी रचना है ये? यहाँ पे लेखक का नाम पूछ रहा है। दिनकर ने, अज्ञेय ने, निराला ने, पंत ने। सरोज स्मृति की रचना किसने की? जल्दी से आंसर दें। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ग, निराला ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक हैं वो किसे कहा जाता है? छायावाद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 36 है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। 37वां प्रश्न है हमारा, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो तीसरा सप्तक था उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था ये यहाँ पे पूछ रहा है। 1954, 1951, 1957 या 1959 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा 38, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। जल्दी से आंसर दीजिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका खा हो जाएगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 29 है, तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक हैं दिनकर, अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अज्ञेय जी। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हिंदी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। मैंने एक अलग तरीके से आपको पढ़ाया है, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे विजिट करके। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नई कविता का आरंभ माना जाता है 1938 से, 1943 से, 1951 से, 1971 से। तो इसका उत्तर है आपका गा सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो तब तक